वेलकम टू ऑल। सब लोग आ चुके हैं, लगभग 12 लोग भी आए हैं। 5 2 3 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। सब लोग और भी आ जाएंगे। तब तक थर्ड सेशन में आप लोग का सबका स्वागत है। हम बीच में राजेश सर आ चुके हैं। आवाज आ रही है ना? अच्छा, आप अभी तक 20 लोग आ चुके हैं लगभग। एक आध मिनट और देख लेते हैं, अदरवाइज फिर उसका सेशन कंटिन्यू कर देंगे। सर हम लोग अपने बीच में बैठे हुए हैं। राजेश सर आ गए हैं। राजेश सर का है अभी जनरल टीचर पढ़ाएंगे। कल भी सर का था, बट कुछ अर्जेंट वर्क था ऑफिस का, इस वजह से कल वो नहीं ले पाए थे। आज फिर आपके बीच में है। आप लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं और लोग यहाँ सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। सर आधा घंटा पहले ही आके बैठे हुए हैं कि मेरा 3:30 से क्लास है और 3 बजे से बैठे हुए हैं कि जल्दी से चालू करिए, हमारे बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं ना आप लोग? किन किन लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना फीडबैक फॉर्म? क्या विदेशी? सुमित जी, अमरिंदर जी। चलिए 2 मिनट हो गए हम लोग के। अब हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। राजेश सर आ गए हैं। सर का वेलकम करिए। ओके, वेलकम सर। राजेश सर का वेलकम। यहाँ श्री राजेश कुमार सर हैं, सीनियर एसओ ट्रैफिक अकाउंट्स में हैं। अब आज आप लोग को जनरल एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मैं यहाँ सीनियर एसओ ट्रैफिक बुक्स में हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? अच्छा। ठीक है। तो अब तक आप लोग जो है जनरल एक्सपेंडिचर का ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आप लोगों ने सर्वे, टेंडर, एस्टिमेट वगैरह सब ओवरव्यू पढ़ चुका है। सही है ना? चलिए ठीक है। जितना भी जानकारी देखिए जनरल एक्सपेंडिचर में आपको मिल रहा है, वो मैं यहाँ ट्रैफिक बुक्स में काम करता हूँ। लेकिन एक्सपेंडिचर के संबंध में आपको जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ, वो एक जनरल नॉलेज के संबंध में समझिए। इसे आप पढ़िए और जनरल नॉलेज के रूप में लीजिए। तो मैं आपको करंट डाटा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल एक्सपेंडिचर क्या क्या चीज को कवर करता है, किन किन चीजों को ध्यान देना है। और ऐसे भी अब आपका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जिसमें कि 80% क्वेश्चन तो आपको 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव से आना है। इसलिए आपको थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि ईच एंड एवरी लाइन जो है उससे निकलने वाले एक एक सवाल को आप आसानी से पकड़ पाए। क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतने ही अधिक क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकिएगा।
ये कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है नहीं इसमें टॉप करना है, आपको बेसिकली पास करना है। और उसके लिए आपको जितना ज्यादा हो सके 3 घंटा 4 घंटा अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार ऑफिस के बाद जो समय मिले उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो कि अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर एंड ओवरव्यू। ये चीज जो है, ये ओवरव्यू पूरा एक्सपेंडिचर और फाइनेंस के बारे में आपको लगभग एक बेस जानकारी दे देता है। डिटेल तो आप अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे, टेंडर भी पढ़ जानेंगे, एस्टिमेट भी जानेंगे, सर्वे भी जानेंगे, एक एक सर्वे को कौन कौन सा इंजीनियरिंग फॉर्म में बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज शामिल होता है। इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब का डिटेल जानने के लिए भी बहुत सारी किताबें मिलेंगी, यह मैं भी बता दूंगा आपको। लेकिन आपको फुल क्वेश्चन उन सब चीजों में आना नहीं, आना है जनरली शॉर्ट क्वेश्चन, या जो फिर ज्यादातर आपको डिस्टिंग्विश आएगा या फिल अप द ब्लैंक्स आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएगा वो शॉर्ट नोट्स में इन सब चीजों को आ सकता है। जैसे कि अगर आपको एस्टिमेट से आया तो सबका नाम लिखने के लिए आएगा और डिस्क्राइब एनी वन या एनी टू, इस तरह से। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखिए है वो है फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर एंड ओवरव्यू। इसमें सबसे पहला ही मेन लाइन लिखा हुआ है, द रेलवे मेनली सेल्स ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है आप लोग समझ ही रहे हैं कि रेल का सबसे बड़ा काम क्या है, ट्रांसपोर्ट को बेचना। ट्रांसपोर्ट को बेचना यानी कि रेलवे जो है पैसेंजर, अदर कोचिंग गुड्स और सेंट्री अर्निंग के थ्रू कमाई करती है, और सर्विसेज क्या देती है, कोचिंग का और गुड्स का, ये दो तरह का सर्विसेज रेलवे देती है। इसके अलावा सब्सिडियरी बहुत सारे काम है, लेकिन रेलवे का मेन काम जो है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। रेलवे का सारा आय जो है, मुख्य आय जो है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे को एक, उसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे जो देखिए आपको लिखा हुआ है, या आप लाइन को अगर पढ़ पा रहे हैं क्लियरली तो आप देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, तो क्या करना है, उसको परमानेंट वे बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, स्टाफ क्वार्टर, लोगो, वैगन, कोच। इसके लिए जितना आपको मोटिव पावर चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट बेचने के लिए रेलवे को अपना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, यानी कि एसेट जो खड़ा करना है, वो सब कैसे करता है रेलवे, उन सब को करने के लिए जो एक प्रोग्राम के थ्रू वो बनाया जाता है और रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। उसके बाद वो संसद में जाता है, वो वर्क्स मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम कहा जाता है। इसके थ्रू ही सारा जो एसेट का क्रिएशन है, रेलवे को ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए जो न्यू एसेट का क्रिएशन करना है, उसके लिए वो वर्क्स प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया एसेट क्रिएशन का। लेकिन जब एसेट आप क्रिएट कर लिए हैं तो उसी एसेट को आप डेली डेली उसमें ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, ट्रेन चल रही है तो उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, उसके बाद उसका रिपेयर्स भी करना है, तो उसका ऑपरेशन भी करना है, मेंटेनेंस भी करना है। तो इन सब चीज को करने के लिए आपको वर्क्स एक्सपेंडिचर चाहिए। एक तो एसेट की जरूरी है कि बिना एसेट के आप कैसे ट्रांसपोर्ट को कर सकते हैं, और दूसरा जब एसेट बन गया है और डेली आप उस पर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, तो आपको हर चीज का, चाहे वो रेल का हो, कैरेज एंड वैगन का हो, इन सब का आपको टाइमली हो, सब चीज का आपका ऑपरेशन, ऑपरेशन में जो भी खर्च है इन सब का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्च जो होता है वो रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है, जो डिमांड नंबर 3 से 13 के बीच में, 3 से 10 के बीच में ही आता है। जो 3 नंबर आप जान रहे हैं, 1 2 तो वगैरह रेलवे बोर्ड का, 3 नंबर आप जान रहे हैं जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज है। इसी तरह डिमांड नंबर 4 से लेकर 7 तक जो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है। फिर मोटिव पावर 5 9 10 11 आप जान रहे हैं ट्रैफिक का है, 10 में फ्यूल है। तो इस तरह से डिमांड में आपको, ये तो आपको आएगा ही कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर कौन सा डिमांड में बुक करना है। इस तरह का सवाल आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, जो कि अपेंडिक्स 2 में आएगा। अपेंडिक्स 2 में बहुत ज्यादा ट्विस्टेड नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा। फिर जैसे फ्यूल का है तो फ्यूल में है, यह दिखाएगा कि आप डीजल का है वो कौन सी डिमांड में बुक करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि हाँ, कम से कम ब्रॉड आइडिया जो है डिमांड का, कि डिमांड नंबर 3 क्या है, डिमांड नंबर 4 क्या है, 5 क्या है। इस तरह से आपको एक तरह से याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी, हर चीज को तो समझा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए बहुत सारा नया नया टर्म आता है। अब वो हर चीज को आप समझ जाइएगा एक ही बार में। जैसे जैसे रेलवे में काम कीजिएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे बहुत टर्म को आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, कुछ कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों को, टर्म को जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे समझते जाइएगा। आज आपको बहुत सारा टर्म जो है यहाँ पर एकदम एट ए टाइम नया लगता है,
इसीलिए आप इसे बार बार पढ़िए 3-4 घंटे का, और वो आपको लेटेस्ट डाटा वगैरह जो भी टीचर आते हैं वो देते हैं उनको नोट कीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू एक्सपेंडिचर का, ये केवल आपको एक पूरे एक्सपेंडिचर के बारे में एक मोटा मोटी पहले जानकारी दे रहा है कि क्या चीज है, किस लिए एक्सपेंडिचर का कंट्रोल होता है, फाइनेंस और एक्सपेंडिचर का काम ही क्या है, ये भी चीज को जानना जरूरी है। उसके बाद आप समझ गए, तब फिर आता है कि ऑल वर्क्स कंस्ट्रक्शन परचेज न्यू लैंड रिप्लेसमेंट, ये सब के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी काम करना है रेल में तो सबसे पहले उसका एस्टिमेट, एस्टिमेट जब बनेगा तो एस्टिमेट सैंक्शन भी करना है। आगे आपको डिटेल जो कल बताए हैं उसके अलावा मैं भी आपको बताया दूंगा कि कौन कौन सा एस्टिमेट बनाना है। तो केवल आप एस्टिमेट में भी आना है तो केवल नाम याद रखने के लिए काफी है आपके लिए, यहाँ पर आपको उसका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 1.4 में यहाँ क्लियरली लिख रहा है कि जब एस्टिमेट सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है, तब फिर आप उसके लिए क्या कीजिएगा, डिटेल एस्टिमेट सैंक्शन हो जाएगा भाई। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में तो आप जान रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है, डिटेल एस्टिमेट जैसे ही सैंक्शन होगा उसके बाद आपको उसका टेंडर कॉल करना पड़ेगा। टेंडर भी आप सब तरह से कल परसों आप पढ़ चुके हैं, पता चला है टेंडर के बारे में भी लोग आपको पढ़ा चुके हैं। टेंडर के बारे में जनरली समझ लीजिए कि हाँ ओपन टेंडर ही, ओपन टेंडर कॉल करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो टेंडर शेड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। तभी तो आप किसी को टेंडर मंगवा रहे हैं किसी काम करने के लिए, तो टेंडर शेड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। बोले टेंडर शेड्यूल में क्या है, टेंडर शेड्यूल बनाने के लिए उसमें ईच एंड एवरी चीज का जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, उस रेट के हिसाब से हर एक काम का स्टैंडर्ड रेट लिखा रहता है। शेड्यूल में आप ये बताते हैं कि क्या क्या काम आपको करवाना है, या अगर सप्लाई करना है तो क्या क्या मटेरियल आपको सप्लाई करना है जिसके लिए कि आप टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। तो शेड्यूल जो है वो टेंडर कॉल करने के पहले फुल रेडी रखा है। शेड्यूल में ही अब जब टेंडर आएगा, पार्टी अगर आपके मान लीजिए कि टेंडर आप जो भी अपलोड किए, आप बहुत सारा जो चीज तो है अब तो ऑनलाइन हो रहा है जिसमें IREPS है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के थ्रू जो है टेंडर जो है डाला जा रहा है। कुछ कुछ एब्रिविएशन भी आप लोग चाहिए नोट करना तो नोट कर सकते हैं, जैसे IREPS ये सब पूछता है। IREPS ये पूछता है, यह है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। अब जो भी टेंडरिंग का सिस्टम हो रहा है वो धीरे धीरे जब अब ऑनलाइन होते जा रहा है, इसी के थ्रू जो है सारा पेपर टेंडर डॉक्यूमेंट कॉल किया जाता है, और सब जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो इसको फुलफिल करना चाहते हैं इसके थ्रू भरते हैं। अब टेंडर फॉर्म जब परचेस करेंगे या टेंडर भरेंगे तो टेंडर के साथ साथ उनका अर्नेस्ट मनी भी भरना है। विदाउट अर्नेस्ट मनी टेंडर सप्लाई उसका जो है आपका एक्सेप्ट ही नहीं होता है। फिर टेंडर जब आपके पास आया, ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, केवल 5-10 मिनट में ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आखिर देखिए आप डिटेल चीज सब पढ़ रहे हैं, एस्टिमेट पढ़ रहे हैं तो आप फुल एस्टिमेट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि एस्टिमेट से ही क्वेश्चन है, लेकिन एक दूसरे से लिंकिंग ओवरव्यू एक्सपेंडिचर और फाइनेंस का क्या है काम, ये जानना चीज, यह एक सिलसिलेवार लिंक के रूप में, ये चीज को आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये बात बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे टेंडर फ्लो देखिए, तो टेंडर जो टेंडरर भरा, उसके बाद जब आप टेंडर आया टेंडर कमेटी, उसके बाद उसका कंपैरेटिव रिपोर्ट बनेगा। फिर टेंडर जो आप दिए उसका जब डिटेल बनाया तो उस टेंडर को तुरंत ही उसका L1 L2 L3 बनेगा। फिर उसके बाद वो टेंडर का एक टेंडर कमेटी के पास रेफर किया जाएगा। अब टेंडर कमेटी जो है, जो नेचुरली है कि टेंडर कमेटी उस पर अपना रिकमेंडेशन देगी, लेकिन उसके बाद वो जाएगा टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास। तो रेलवे के इन सब कारणों में एक जनरल रूल के तहत सबका एक समय निर्धारित है कि जैसे बड़ा काम करना है तो 30 दिन का कम से कम नोटिस दिया जाएगा टेंडर के लिए, ताकि उसको फुल जितना प्रचार किया जाएगा ताकि मैक्सिमम लोग जो है उसको उसमें टेंडर में अप्लाई कर सके। अब इसी तरह देखिए रेलवे का काम जो है, बहुत सारा काम जो क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हैं। आप जेम पोर्टल सुने हो, जेम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है कि गवर्नमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बनाई है, जिसमें कि आप जो है सरकार खुद आपको इंकरेज करती है कि यहीं से आप रेलवे लगभग 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 आज के डेट में 70,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का परचेज करती है। अब जो ये परचेज कर रही है तो टेंडर के थ्रू ही कर रही है। तो ये करने के लिए अब जैसे जेम जेम पोर्टल है, इस जेम पोर्टल में क्या है कि हर आदमी अपने आप को इन्वेस्ट करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी उसके पास सामान है, जो भी उसका प्राइस कोट करता है। तो रेलवे जो है वो जेम के साथ IREPS का भी मर्ज चल रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक काम है जो कि अभी आने वाले समय में
होगा, जो भी हुआ नहीं है, इंटीग्रेट नहीं हुआ है दोनों के साथ। IREPS EPS के साथ जेम का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये सब अब इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, जिसमें मैनुअल इंटरफेस जो है वो कम से कम होते जा रहा है। ताकि आप पहले होता था कि आप किसी को आप न चाहते हुए भी कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में जो आप पढ़ते हैं, पारा 116 एफ जो कहता है फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 के पारा 116, इसका जिक्र जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। उसमें वो ये चीज कहता ही है कि जो भी ऑर्डर आप पास कर रहे हैं वो ऐसा हो कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपके बेनिफिट के लिए ठीक। तो टेंडर में जब आप देखते हैं, आप टेंडर कमेटी में बैठते हैं, तो इसमें आप किसी को बेनिफिट ना पहुंचाए। धीरे धीरे ये सारा काम जो है, जैसे जैसे इंटरफेस से जुड़ते हुए IREPS और जेम से जुड़ रहा है, ये कंप्यूटराइज्ड होते जा रहा है। जैसे जैसे कंप्यूटराइज्ड होगा तो वैसे वैसे लोगों का उसमें इंटरफेरेंस कम होगा और ये पारदर्शी रूप से रेल में सारा काम होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अभी आपके पास स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिसमें ये दिख रहा है कि आप the accounts department जो है closely associated with the executives during the entire process of planning, execution and completion। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रोल क्या है, इसके बारे में देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताया जा रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव के साथ एसोसिएटेड है, केवल क्रिटिक के रूप में नहीं, उसको हर एक एक्सरसाइज में जब वो एस्टिमेट बनाता है तो भी चेकिंग के लिए आता है। हालांकि आज के डेट में एस्टिमेट का वेटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एस्टिमेट की चेकिंग अकाउंट्स जरूर करता है। तो जहां तक एक्सपेंडिचर कंट्रोल की बात है या फाइनेंस का बात है, तो फाइनेंस का काम ही है फ्रॉम बिगनिंग से लेकर लास्ट तक। अब जैसे एस्टिमेट बना तो एस्टिमेट की चेकिंग भी कौन करेगा? फाइनेंस करेगा। उसके बाद जब टेंडर कॉल होगा तो जो भी होगा टेंडर कमेटी में भी बनेगा, तो एक मेंबर रहेगा ही, फाइनेंस मेंबर रहेगा। अब फाइनेंस मेंबर में कौन है? मेन कौन है? FNCO। अब मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा बात करना चाहता है जिसकी बात से आप सहमत नहीं है, तो अगर आप GM कहते हैं, ओवर रूल करना चाहते हैं FNCO की, नहीं मैं एग्जीक्यूटिव में मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, किसी बात को ओवर रूल करते हैं, तो कोड ऑफ प्रोविजन ये कहता है कि आपको FNCO का जो भी उनका मत है उसको हर हाल में उसको कोट करते हुए आपको रेलवे बोर्ड को रेफर करना। GM अपने मन से अगर एग्जीक्यूटिव बीइंग हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव अगर वो कोई चीज को पास करा रहे हैं या कोई एक्सपेंडिचर के बारे में वो जिद है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो FNCO का रद्द मत जो है यहाँ बहुत मायने रखता है। FNCO का जो भी मत है, उस FNCO के मत को वहां पर क्लियरली मेंशन करते हुए रेलवे बोर्ड को ऑर्डर के लिए रेफर करना पड़ेगा, तभी वो माना जाएगा सही। तो फाइनेंस का आप ये मान के चलिए कि फाइनेंस जैसे जैसे आप काम करते जाइएगा या जितना ज्यादा जानकारी आप ग्रहण कीजिएगा, वैसे ही आप फाइनेंस के एक एक प्रपोजल को स्क्रूटनी करिए। फाइनेंस के प्रपोजल को स्क्रूटनी करने के लिए चाहे फाइनेंस हो या एक्सपेंडिचर सेक्शन हो, चाहे आप किसी भी सेक्शन में काम करें, इवन आप ट्रैफिक में ही काम क्यों ना करते हो, जब अर्निंग्स का ही कोई प्रपोजल है तो वो भी स्क्रूटनी करना फाइनेंस का काम है। अगर वो कोई टेंडर में दे रहा है पहले से इतना, आपको आय के लिए भी टेंडर अगर आप कॉल किए हैं, तो भी वो आपको फाइनेंस, जो आपका ट्रैफिक का फाइनेंस है, वो ये देख कर संतुष्ट होना चाहता है कि हाँ, जो ये कोट कर रहा है कितना इससे आय मिलना चाहिए, वो सही है कि नहीं। तो फाइनेंस का रोल जो है शुरू से लास्ट तक जो है इसमें बना हुआ है। अब देखिए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप DCF मेथड यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बारे में पढ़े होंगे या जानते होंगे, या नहीं भी जानते होंगे तो शॉर्ट नोट्स में इसको थोड़ा सा आगे हम आपको बता देंगे। अब कोई भी प्रोजेक्ट जो भी रेलवे देती है ये सोच करके कि ये फायदेमंद है, या तो फाइनेंशियली वायबल है, या अर्निंग बढ़ाने के लिए, या फिर अर्निंग को एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, घटाने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल तब कहलाता है जबकि 14% इन्वेस्टमेंट उसमें कम से कम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के थ्रू आज के डेट में उसे मिलता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा आगे हम ब्रीफ कर देंगे। ऐसे आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जान लीजिए कि डिस्काउंटेड का मतलब ही है, इसका नाम से ही समझिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड मतलब आने वाला समय में जो आप प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट से जो भी आप आय अनुमान लगा रहे हैं कि हमको 5वें साल में इतना इंडस्ट्री भी आएगा, उससे भी आय बढ़ेगा, कोई रेलवे लाइन लगा तो उस रेलवे लाइन से
जैसे जैसे वहां पर ग्रोथ होगा तो पैसेंजर में क्या आय बढ़ेगा, फिर गुड्स का ट्रैफिक कितना बढ़ेगा, अगर इंडस्ट्री बढ़ता है तो वो आय क्या बढ़ेगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे हैं फाइनेंशियली, उसको अगर उस पर काम हो रहा है तो अनुमान लगा रहे हैं कि हमको कम से कम 14% उस समय तक आज के डेट में उससे बेनिफिट आएगा। तो वो बेनिफिट हम काउंट कैसे कर रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से। ये क्या है, एक अनुमान है। ये एक रेलवे की तरफ से बनाया हुआ एक चार्ट रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप मान के चल रहे हैं कि 6% या डिविडेंड देते हैं, या फिर आप 5 से 6% इन्फ्लेशन है, तो अगले साल जो आपको 105 रुपया मिला, उसका आज का वैल्यू 100 रुपया हुआ। इस तरह से दूसरे साल में जो वैल्यू हुआ उसका आज का वैल्यू क्या होगा, तीसरे साल में जो पैसा मिला तो वो पैसे का आज के डेट में वैल्यू क्या होगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब है यही है कि आने वाला समय में जो आप प्रोजेक्ट का अनुमान लगा रहे हैं कि जो जो हमको आय होगा, उस आय को आज के डेट में डिस्काउंट कर रहा है। वो एक बस एक बनाया हुआ है कि 5% के हिसाब से अगर हम ये डिस्काउंटेड करते हैं तो ये आता है, 6% के हिसाब से अगर डिस्काउंट रेट लगाते हैं तो ये विगत अगले 8-10 साल में जो आय होगा उसका आज के डेट में ये आय बैठता है, यानी कि इतना परसेंट हमको आय होगा। जब ये चीज प्रोजेक्ट जब ये हम देख लेते हैं कि ये फाइनेंशियली वायबल, आज के डेट में देखिए अब जनरल फाइनेंस जो है, अब रेल का अपना बजट नहीं है, सरकारी पैसा बहुत लग रहा है, या बाहर से भी पार्टी जो भी अब पैसा लगाएगी तो वो चाहती है कि रेलवे प्रॉफिटेबल रहे। तो ऐसे स्थिति में रेल को सारा प्रोजेक्ट जो भी वैसे ही, मैक्सिमम प्रोजेक्ट को वैसे ही लेना है जो कि फायदेमंद है। क्योंकि घाटे का सौदा कोई अगर होगा तो कोई प्राइवेट पार्टी रेल में पैसा क्यों लगाए। और आप तो समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्राइवेटाइजेशन की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू का भी एक लिमिटेशन है, वो एक कि उसको और भी सारा डिपार्टमेंट चलाना है, सारा पैसा रेल को ही नहीं। इसीलिए ये पैसे पर ध्यान रखने के लिए ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से फाइनेंशियली वायबल जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को रेलवे अपने हाथ में जनरली लेती है। और भी बहुत सारा कंस्ट्रेंट है, जैसे कि आपको पता है, अब जैसे कि बॉर्डर एरिया में लाइन बनाना है, वहां फाइनेंशियली वायबल हो या ना हो, लेकिन लोगों का सुरक्षा है, देश का सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो उस भी प्रोजेक्ट को लिया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन इन जनरल प्रिंसिपल यही है कि रेलवे वैसे ही प्रोजेक्ट को हाथ में लेती है, यानी कि 14% आज के डेट में उसमें डीसीएफ मेथड के थ्रू रिटर्न जो है मिल रहा है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, द प्रोजेक्ट्स आर आल्सो सब्जेक्टेड टू फाइनेंशियल प्रेशर इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब आप जो भी काम किए, या आज आप लाइन ही बिछाए, तो आप लाइन बिछाए तो सब तो अनुमान ही लगाए थे, एस्टिमेट भी बना लगाए, अनुमान बनाए, लेकिन एस्टिमेट के बाद आप उसमें खर्च किए। आज जब रेलवे प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, तो बन के तैयार हो गया और प्रोजेक्ट तो अब तो आप उस समय आप अनुमान लगाए थे कि हमको चौथे साल में ये, 5वें साल में ये, छठे साल में ये, अगला 20 साल 30 साल का आप अनुमान लगा लिए कि हमको इतना इतना आय हुआ। अब ये आय का कैसे चेकिंग करें, क्या आप अनुमान लगा लिए कुछ भी और वो अनुमान का आगे भी मान लिया जाए, रेलवे मान लेगी कि नहीं जो आप अनुमान आज लगाए वही अनुमान सही है। इसका भी जांच हो। इसका जांच कैसे होता है, इसी के लिए वर्ड लिखिएगा, आप हमेशा पढ़िएगा, प्रोडक्टिविटी टेस्ट। प्रोडक्टिविटी टेस्ट जैसा कि नाम से ही है कि प्रोडक्ट का जो है वो टेस्ट हो रहा है। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, लाइन बनाई, तो आपने ये सोच के बनाया कि इसमें हमको इतना फायदा होगा। अब ये 5वें साल और 11वें साल में लाइन के ओपनिंग था, जब रेल का लाइन कंप्लीट हो गया, उसमें चलने लगा, कुछ ट्रैफिक आने लगा, तो आप तो अंदाज लगाए थे कि पहले साल में आएगा, दूसरे साल में आएगा, तो ये पहला बार 5वें साल में और दूसरी बार 11वें साल में इसका एक प्रोडक्टिविटी टेस्ट किया था। प्रोडक्टिविटी टेस्ट का मतलब ये है कि आप जो अनुमान लगाए थे कि हर साल हमको इतना इतना आय होगा, वो रियल में उतना आय आया कि नहीं। इसीलिए इसका जरूरी है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी सैंक्शन होता है प्रोजेक्ट, यानी कि जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, उन सब प्रोजेक्ट का एक प्रोडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है। और जीएम के द्वारा जो अप्रूवल प्रोजेक्ट है, वो जो उनके लेवल से अप्रूव हुआ है, उनमें सारे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीएम और एफएनसीओ जो प्रोजेक्ट को चूज करते हैं कि इसका जरूरत है, सिर्फ वैसे ही प्रोजेक्ट का प्रोडक्टिविटी टेस्ट की जरूरत है। लेकिन रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी बोर्ड आपका वर्क सैंक्शन है, बड़ा बड़ा काम है, इन सब का एक प्रोडक्टिविटी टेस्ट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और उसमें टाइमली उसका प्रोडक्टिविटी टेस्ट करके, और जो उसका रिपोर्ट है, उसका जो रिपोर्ट बनता है, वो जीएम के अप्रूवल से वो रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है, ताकि रेलवे अब ये बोले कि बनाने की जरूरत ही क्या है,
अगर आप ये बना रहे हैं तभी तो रेलवे बोर्ड को पता है कि आज से 5 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू किया या 10 साल पहले शुरू किया गया था कि ये प्रोडक्टिव होगा, वो रियल मायने में उतना प्रोडक्टिव रहा कि नहीं रहा। और ये जो गाइड होता है वो आगे के लिए गाइड करता है, क्योंकि रेलवे के पास तो फिर आप जाना है बजट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज फिर ये जो लाइन बन गई, कल फिर दूसरे एरिया में लाइन बनाना है, तो रेलवे के पास तो फिर रेलवे बोर्ड के पास जाना है, संसद में जाना ही है आप। ऐसी स्थिति में आपको पता तो होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा केस में आपने प्रोडक्टिविटी टेस्ट जो बना पहले जो बनाया है वो एक गाइडेंस के रूप में रेलवे को काम करता है, यानी कि बोर्ड उसमें बोर्ड कहिए कि एक गाइड के रूप में काम करता है कि आपको जो कौन कौन सा प्रोजेक्ट या किस तरह के प्रोजेक्ट में क्या क्या गलतियां होती है जो कि दोबारा रिपीट ना हो, और क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। इन सब चीजों को पता कैसे चलता है, आप टाइमली जो प्रोडक्टिविटी टेस्ट करते हैं और इसका जो रिपोर्ट बोर्ड को भेजते हैं वो आगे उसका काम। अब है कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। तो कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर तो आप ये तो फुल क्वेश्चन ही आता है जनरली, लेकिन अब तो मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये सब पूछ सकता है, लेकिन कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर जो है तो फुल क्वेश्चन आता है। तो कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर रेलवे में देखिए यहाँ पर जो ब्रॉड व्यू है, डिटेल आपको संसद के द्वारा क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, आरसीसी क्या करता है, वो डिटेल एक एक चीज पर फुल डिटेल है, लेकिन ये एक ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि ये मोटा मोटी आपको जानकारी, क्योंकि मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से ही क्वेश्चन आता है। तो ओवरव्यू मतलब ये पूरा फाइनेंस के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी जो है ये हो गया। अब एक कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर कहाँ है रेलवे में? लगभग 3 स्टेज में। पहला है एडवांस प्लानिंग के समय में ही आप एस्टिमेट बना रहे थे, तब से चेकिंग चल रही थी, अब तक एस्टिमेट हुआ, पास हुआ, डिटेल एस्टिमेट हो गया। उसके बाद जब इसके बाद आप उसको डिमांड्स के लिए आप रेलवे बोर्ड को भेजे, तो फिर वहाँ क्या हुआ, वो वहां पर बजट के रूप में वो पास हुआ। तो एडवांस प्लानिंग जब बजट पास हुआ या उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बजट ऑर्डर के थ्रू पैसा भेजा गया कि हाँ आप ये खर्च कीजिए, डिमांड्स और ग्रांट्स हुआ, या फिर चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए जो एप्रोप्रिएशन ये भी है, ये सब क्या है? ये पहला है एडवांस प्लानिंग। मेटिकुलसली एडवांस पहले ही प्लानिंग कर लिया जाता है एक एक चीज का। तो वो कहाँ से शुरू है? एस्टिमेट से शुरू है, उसके बाद फिर बजट में पास करना कि आपका जो आप काम करना चाह रहे हैं उसका जब बजट पास हो गया, उसका अलॉटमेंट हो गया, तो फिर उसके बाद आप दूसरी बार क्या कीजिएगा, जैसे ही वो उस काम के लिए बजट अलॉट हो गया और वो काम कई सालों तक चलने वाला है, तो आपका पिंक बुक के हिसाब से आपको दिया गया कि इस साल में आपका इतना अलॉटमेंट है इस काम के लिए। पिंक बुक क्या है? बजट जो रेलवे मिनिस्टर जो अपना बजट प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें पिंक बुक रहता है। पिंक बुक से आप हर एक प्रोजेक्ट का वर्क वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड का वो मिल जाता है कि कौन कौन सा काम के लिए कितना कितना इस साल में बजट अलॉटमेंट किया है। अब बजट अलॉटमेंट मिल गया तो उसके बाद आपका सबसे बड़ा काम क्या होगा, उसका जो है आप प्रोपोर्शनेट बजट ग्रांट करें। तो साल के लिए तो मिल गया, और पूरे साल एक समान खर्च भी नहीं होना है। आपको पता है कि किस तरह का काम में कब स्टोर और कब लेबर, ठीक है एक लेबर एक समान काम चल रहा है, लेकिन कब काम को ज्यादा करना है कब कम करना है। बरसात के दिनों में मान लीजिए काम का स्पीड कम हो जाता है, तो उस महीने में बहुत ज्यादा बजट प्रोपोर्शनेट उस महीने के लिए कम दिया जाएगा। तो पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर जो साल का आपका बजट ग्रांट है उसको बजट प्रोपोर्शनेट जो है प्रोपोर्शनेट बजट ग्रांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपका ये महीने में इतना इतना लगभग इस काम का प्रोग्रेस ये रहेगा, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपका ये खर्च रहेगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा है जब काम पूरा हो जाए, तो साल जैसे ही काम पूरा चले ना चले, एक साल के बाद आपने काम जो कंप्लीट किया, तो आपको जो बजट ग्रांट मिला था, आप काम करने के दरमियान आपको हो सकता है कि आपको उसमें आपको एडिशनल काम का जरूरत पड़े, तो एडिशनल काम जरूरत आपको पड़ेगा तो आप उसके लिए फिर से रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे। एस्टिमेट को जब आप रिवाइज करेंगे तो नेचुरली है कि उसको और आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनल जो होगा जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम पेश करते हैं, तीसरा जांच होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? जो भी आपको बजट मिला, मैंने शुरू में आप साल के शुरू में आप जो रिवाइज एस्टिमेट बनाए थे, साल के अंदर भी किसी काम के लिए आपने रिवाइज एस्टिमेट को दोबारा रिवाइज किया, उसके लिए भी फिर आपको स्पेशल अलग से ग्रांट मिला। और तीसरी बार है कि फाइनल आपने क्या उस पर एक्सपेंडिचर बुक किया, यानी कि काम में कितना आपका खर्च हुआ। इन सब को अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो उस हिसाब से उसमें जितने भी शेड्यूल्स हैं, हर चीज का अलग अलग मात्रा लिवरेज का मांगता है, अर्निंग्स का भी मांगता है, एक्सपेंडिचर का भी मांगता है कि वर्क वाइज चाहिए, प्लान हेड वाइज, माइनर हेड वाइज, सब हेड वाइज। इस तरह से जो डिटेल बना करके अप्रोप्रिएशन अकाउंट है
वो वापस संसद में जाता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है और वोट के द्वारा या चार्ज एक्सपेंडिचर जो भी है संसद के द्वारा ही पास हुआ है उसको। अब आपने जब खर्च किया है तो फिर से उसकी चेकिंग होने के लिए वापस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के रूप में आपको वापस संसद ही भेजना है। अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वहां क्या होगा, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सांसद और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के रूप में बना है, उसका सबसे मेन काम है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो वहां पर स्टडी करेगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेगा क्या क्या चीज को देखना है, उसको ये देखना है कि जो भी हम सैंक्शन किए थे उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर रहा है। दूसरी बात है कि जिस जो रूल रेगुलेशन जो इसमें कोई वायोलेशन तो नहीं है, जो जो जिसको जिसको पावर डेलीगेट किया गया था उसी हिसाब से काम हो गया है, और कोई एक्सेस है या सेविंग्स जो भी है उसका क्लियरली रीजन जो है वो लिखा है। और जैसे ही एक्सप्रोप्रिएशन अकाउंट पर पास हो जाता है तो जो एक्सेस या सेविंग है उसको रेगुलराइज, ठीक है। अब है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल में आप जान रहे हैं कई तरह की चीजें है, जैसे आपको बताइए सबसे पहला तो आरसीसी का है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, आरसीसी। अब ये इसका काम है हर 5 साल में रिपोर्ट देती है, ये रेलवे का ओवरव्यू, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, रेल को किस डायरेक्शन में ले जाना है, क्या क्या इसमें जरूरी काम है, इन सब के बारे में जो भी इसका रिपोर्ट है वो रेलवे कन्वेंशन कमेटी देती है। दूसरा एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी का काम है पार्लियामेंट, वो एक दोनों साल लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बना हुआ है, वो कंटिन्यूअस काम है, वो 1 साल के लिए मेंबर रहते हैं और 1 साल तक वो जब तक मंत्री का पद नहीं मिलता है तब तक तो वो मेंबर रहते हैं, मंत्री अगर बन गए तो फिर वो अपना पोस्ट छोड़ देते हैं। लोकसभा राज्यसभा का जो मेंबर है एस्टीमेट कमेटी में, उनका काम है कि जो भी पार्लियामेंट उनको एस्टीमेट रेफर करेगा उनका वो स्टडी कर, और इससे वो काम कुछ रुकता नहीं है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट पास करना या एस्टीमेट कमेटी पर स्टडी करना वो एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर जो होता है एस्टीमेट कमेटी का वो कंटिन्यूअस करते रहते हैं। 1 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर नया सेशन में नया लोग ज्वाइन करते हैं और अगले साल का जो फिर है फिर वो उस पर स्टडी करते रहते हैं। फिर है जो बजट पेश होता है तो उस पर एमपी और एमपी लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा का जो भी डिस्कशन करते हैं, या फिर जो अपना कटिंग जो उन लोगों को जो लगता है उस तरह का उसमें जो प्रस्ताव पास करते हैं, तो जिसमें कुछ कटिंग करवाना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं, तो जो भी जब पास बजट वहां प्रेजेंट होता है तो उसमें जो डिस्कशन होता है वो भी क्या है, वो भी एक कंट्रोल ही है, क्योंकि वो खुला नहीं है कि आप जो बना के दिए वो सब एज इट इज पास, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी आप बता ही रहे हैं कि विच एग्जामिन से अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको पहले ही बताया कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब जाएगा तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ही है कि उस पर पूरा एक एक चीज को जांच करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसे ही ओके करे, अब लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में एक जान लीजिए कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट रेलवे जब बनाती है तो वो ऑडिट को भी भेजती है और उस पर ऑडिट का भी अपना एक रिपोर्ट होता है, और हमेशा पार्लियामेंट को जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट जाती है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ ऑडिट का रिपोर्ट भी जाता है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ऑडिट का जो रिपोर्ट है उन दोनों पर ही डिस्कशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये सब का भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही अगर वो क्लोज होता है तुरंत प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थर्ड सेशन वाला कंटिन्यू होगा अभी सर, और भी टाइम की समय देंगे तो प्लीज थोड़ा सा कुछ आगे, अगर कटता है तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा थर्ड सेशन का सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर जो जांच करती है वो सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बल्कि जो ऑडिट के द्वारा यहाँ से कमेंट्स के साथ जाता है वो ऑडिट जांच के बाद जो पहुंचता है संसद में वो संसद का काम है इसका जांच करना, ठीक है। अब है कमेटी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये काम इसका यही है कि पावर देखना है कि जो रूल रेगुलेशन जो जीएम को या दिया गया था उसके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं। फिर एक कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका कारण क्या है कि देखिए बजट के अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि रेलवे मिनिस्टर जो है बीच में घोषणा करते हैं कि यहाँ से किसान रेल चलाएंगे, यहाँ से हम जो है बंगाल में इलेक्शन है तो वहां बोलेंगे कि यहाँ से हम ये नई ट्रेन दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट केवल संसद में बोल दिए और उसके बाद उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ ये देखने का काम है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी। ये कमेटी का सिर्फ यही देखना काम है कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा राज्यसभा के फ्लोर में जो भी रेल मिनिस्टर, यहाँ पर तो बात हो रही है रेल मिनिस्टर जो भी एश्योरेंसेस दे रहे हैं
नई ट्रेन के बारे में या सर्विसेज के बारे में या फ्रेट एंड फेयर के बारे में, जो भी रेल से संबंधित इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो कमेटी उसको नोट करती है और वो देखती है कि वो इंश्योरेंस जो है वो लिस्ट पॉसिबल टाइम में पूरा हो रहा है। मान लीजिए कि वो एक बार इंश्योरेंस दे दिया लेकिन उस पर दोबारा काम नहीं हो रहा है, तो रेल मिनिस्टर को रिमाइंड करना ये काम किसका है? गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी। ठीक है। अब रोल ऑफ फाइनेंस, ये चीज देखिए आपको हमेशा छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछते रहता है। एक्सपेंडिचर में आप जान ही रहे हैं कि हमेशा से ही फाइनेंस जो है एग्जीक्यूटिव के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहता है हर जगह पे। और वो जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में काम करता है, पढ़ने की तरह नहीं है कि केवल सजेशन देना है। सजेशन देना ही केवल काम नहीं है उसका। वो गवर्नमेंट अकाउंटेंट के रूप में मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है क्या है कि रियल टाइम जो भी डाटा है उसके पास है वो देना। अब आज के डेट में आप आईपास में सब काम हो रहा है, डाटा जो है क्लियरली मिल जाता है। अब आरएआर का है, आरएआर पहले मैनुअल बनता था, अब जो है तुरंत। अब रेवेन्यू लोकेशन रजिस्टर है, वर्क्स रजिस्टर है। जो काम आप तुरंत कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, वो आने वाला जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें हेल्प करता है इसको। तो अब अकाउंट्स का रोल जो है एज एफएनसीओ, मतलब कि पूरे तरह से अकाउंट्स का, यहाँ एफएनसीओ का मतलब अकाउंट्स है कि अकाउंट्स का रोल जो है वो क्रिटिक के रूप में ना होकर के और केवल सजेस्टिव के रूप में ना होकर के अब मैनेजमेंट का रोल अदा कर रहा है। तो इसीलिए पूरे रूल रेगुलेशन को जानना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना, हर डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है उससे अपने आप को फेमिलराइज करना, इन सब चीजों को जानकारी जितना रहेगा उतना ज्यादा ढंग से आप उतना ज्यादा सटीक रूप से उसका सारा प्रपोजल को आप क्लियर कर सकते हैं या उस पर आप चेकिंग कर सकते हैं, उस पर अपना कमेंट सही ढंग से दे सकते हैं। इन सब के लिए आपकी जानकारी को ब्रॉड होना चाहिए। तो अभी आप लोग, ठीक है, तो कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बता रहे थे कि एफएनसीओ का रोल जो है फ्रेंडली क्रिटिक के रूप में ना होकर बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। यानी कि अकाउंट्स का पूरा रोल ही जो है अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि वो बहुत बदल गया है। अब इसी तरह से देखिए जो भी डिवीजन में है या वर्कशॉप में भी प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, उन सब का जो भी है प्रोजेक्ट, उन सब का वेटिंग कौन करेगा? वहीं के जो एसोसिएट फाइनेंस है वही करेगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड से अप्रूवल लेना है या जीएम से अप्रूवल लेना है लेकिन डिवीजन से इनिशिएट होता है, वो वहां के कंसर्न एसोसिएट फाइनेंस के अप्रूवल के बाद ही यहाँ आता है। और उसके बाद यहाँ जीएम से अप्रूवल होता है और जिसकी जरूरत है रेलवे बोर्ड का, और रेलवे बोर्ड को रेफर किया जाता है। ठीक है। अब है कि स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंस, जो भी देखिए आपका अकाउंट्स और फाइनेंस का काम क्या है? जो भी प्रपोजल आ रहा है उसको फाइनेंशियल एंगल से स्क्रूटनाइज करना। अब उसमें कहीं पर वेटिंग करना है, कहीं चेकिंग करना है, लेकिन उसको फाइनेंशियल एंगल से उसको स्क्रूटनाइज करना है। और इसमें सबसे पहले जो भी फाइनेंस का आदमी है उसको स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जो है इसका एक एक लाइन याद होना चाहिए। वो पारा 116F जो है वो बताता है स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी क्या। इसका एक एक लाइन अक्षरशः याद होना चाहिए, और याद ही नहीं बल्कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में भी रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। क्या चीज है ये? सबसे पहले बात तो ये समझिए कि जो भी प्रोजेक्ट आता है उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट फाइनेंस का रूल नहीं बना है कि आपको यही चीज उसमें से चेक करना है। वो उसमें से क्या चीज करना है वो आपके स्वविवेक पर है। बहुत सारा चीज तो पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा है जिसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ कि आपको प्रिसाइजली यही चीज चेक करना है उसमें। आप अपने हिसाब से जितनी जानकारी है आपको, जिस जिस एंगल से आप उसकी चेकिंग कर सकते हैं वो आपको करना है, और उसका इसका काम है वो फाइनेंस है। तो बेसिकली इसका क्या बोल रहे हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम इफिशियंसी इन मिनिमम कॉस्ट। ये लाइन याद रखने की काम है कि अकाउंट्स और फाइनेंस का काम क्या है? टू ऑब्टेन मैक्सिमम इफिशियंसी एट मिनिमम कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सामान हमें मिले कम पैसा हो, बड़ा से बढ़िया अच्छा से अच्छा काम हो लेकिन खर्च कम हो। तो कम से कम खर्च में अधिक से अधिक बेहतरीन काम करने के लिए जो है वो फाइनेंशियल एंगल से इसी तरह से सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो भी आते हैं उनका यहाँ पर चेकिंग किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि फाइनेंस जो है वो केवल एडवाइस देने के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। अब इसमें देखिए कैपिटल नेचर का हो या
प्राइसिंग में प्रॉपर्टी पब्लिक सर्वेंट्स आर ऑपरेटेड इन पब्लिक फंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। अब है आपको कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी या स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। ये पारा 116F जो है इसका आपको बार बार आएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा, और एक्सपेंडिचर के लिहाज से ये समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको ये जानना चाहिए। एक तो सबसे पहला बात है कि इसका सारा प्रिंसिपल्स जो है उसको आपको अप्लाई करना है। जब भी आप कोई भी प्रपोजल या जो भी आप फाइनेंशियल मीटिंग के लिए आती है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। देखिए एकदम एक एक लाइन क्लियरली कितना बढ़िया लिखता है। The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands, and the government servant should exercise the same vigilance in respect of expenditure in fact of public money as a person of ordinary prudence will exercise respect of expenditure। मतलब कि कोई भी पैसा जो भी खर्च कर रहे हैं और आपके पास आया है, उसको आपको प्राइमा फेसी यानी पहले नजर में ये देखना लगना चाहिए कि ये जरूरत है कि नहीं, इस चीज की जरूरत है कि नहीं। पहले तो आपको वही देखना है, उसके बाद देखना है कि सही मायने में वो जितना खर्च दिखा रहा है उतना खर्च उस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्या है इसमें, आप अपने पैसे को खर्च करने के लिए, ये जो फर्स्ट जिसका पारा 116F जो कैनन्स है और फाइनेंशियल और स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी है, इसका यही कहता है कि जो भी है, हर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको ये जो भी काम कर रहा है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैसे को जैसे वो जितना वाइजली जितना समझदारी से खर्च करता है उतने ही खर्च करने में सरकारी पैसे को भी ध्यान देना है। ये एकदम सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी अपना पैसा तो बहुत सावधानी से खर्च करता है, लेकिन सरकार का है तो प्रपोजल में ज्यादा भी दिया है तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये लैप्स है। तो इसीलिए कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का पहला ही लाइन ये। दूसरा कहता है no authorities will exercise the power of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to his own advantage। अब आप सैंक्शनिंग पावर में हैं, आपके पास पूरा अधिकार है, तो आप आपके पास पावर है तो आप ऐसा कोई भी ऑर्डर ना पास कीजिए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके किसी भी फेवर में हो या आपको कहीं से भी वो फायदा पहुंचाता है। तीसरा कहता है कि पब्लिक मनी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन द कम्युनिटी अनलेस। मैंने इन सब चीजों को छोड़कर पब्लिक पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या क्या चीज है कि बहुत छोटा मोटा इनसिग्निफिकेंट खर्च हो, या फिर जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता हो कि भाई ये पैसा जब कुछ जरूरी है, अगर आप नहीं खर्च करते तो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स हो जाएगा लॉ के द्वारा, तो वो भी खर्च कर सकते हैं। या फिर एक पुराना कस्टम या ट्रेडिशन के अनुसार छोटा मोटा खर्च है, वैसे सारे खर्चों को छोड़कर कोई भी पब्लिक मनी का पैसा जो है वो कहीं ढंग से यूटिलाइज होगा, मैंने विदाउट आपका चेकिंग जो है यूटिलाइज नहीं होगा। तीसरा है द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस। अभी देखिए सच ए ट्रैवलिंग अलाउंस इज सो रेगुलेटेड दैट शुड नॉट बी प्रॉफिट टू द होल एज ए होल टू द रेसिपिएंट। ये हमेशा ही याद रखनी चाहिए जब आप ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बात करता है। तो हम सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, हम आपको बार बार ड्यूटी बुक कर रहे हैं, तो हम आपका क्या कर रहे हैं, एक तरह से फेवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं। तो हम सैंक्शनिंग अथॉरिटी है तो हमको ये देखना काम है कि कुछ इस तरह से बुक करें कि कल इनको भेजे, परसों उनको भेजे, परसों इनको भेजे, किसी एक आदमी पर फेवरेबल ढंग से हम कहीं दिखना नहीं चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए, बल्कि आप इन प्रिंसिपल सोचिए कि हमको ऐसा करना है, ऐसा रखना है ध्यान कि हम किसी को अनड्यू फेवर तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हम बार बार उसी किसी काम के लिए बार बार बुक कर रहे हैं, भेज रहे हैं, यानी ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में ये चीज है। तो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी या स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जो भी कह लीजिए, ये पारा 116F यानी फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 का सबसे इंपॉर्टेंट है, और कम से कम एक्सपेंडिचर और फाइनेंस में काम करने वाले इसका लाइन बाय लाइन याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स में भी जनरली आपको पूछता है। अब रही बात आपकी जानकारी के लिए, तो बहुत सारा चीज जो है आपको पहले से भी पढ़ा चुके हैं, एस्टिमेट है, टेंडर है, तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब एस्टिमेट है और टेंडर है या सर्वे भी है, हमको लगता है कि सर्वे भी आप पढ़ चुके हैं, चार रेलवे में जो भी सर्वे होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। एस्टिमेट्स जो भी पढ़ाया जाता है 7 तरह का है, 4 मेन एस्टिमेट है, एब्स्ट्रैक्ट, डिटेल और सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेट ओपन लाइन के लिए है, और कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए प्रोजेक्ट एस्टिमेट है, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन एस्टिमेट है। इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हो। इनमें शॉर्ट नोट्स जनरली क्या आता है कि पर्पस आता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आएगा, और फिर डिटेल एक्सपेंडिचर की उसका सबसे मेन काम क्या है एब्स्ट्रैक्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए। उसी तरह डिटेल एस्टिमेट क्या है, तो डिटेल एस्टिमेट जो इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जा रहा है वो टेक्निकल सैंक्शन के लिए बनाया जाता है। अब उसमें डिटेल तो बहुत सारा चीज है, लेकिन किस किस का क्या काम है ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आप अगर पढ़िएगा तो आप याद कीजिएगा, और जहां लिखिएगा वहां बगल में लिख लीजिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट है, तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट का मेन क्या है,
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से होगा। अब डिटेल एस्टिमेट है तो डिटेल एस्टिमेट बनने के बाद कोई एस्टिमेट नहीं बनता है। मतलब जितना फुल डिटेल में आप लेबर स्टोर और किस किस चीज का खर्च है वर्क का है, तो जो आप बना सकते हैं जितना डिटेल में उतना डिटेल में आप इसको बनाना है। यानी कि इसी पर आप काम करना है, इसी के अनुसार से आपको फंड लेना है। तो डिटेल एस्टिमेट एक बार आप बना लिए मतलब समझ लीजिए कि आप फुल डिटेल में बना रहे हैं। और वंस डिटेल एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है, इसी के आधार पर ही आपका फंड भी अलॉट होता है। तो इसी के अनुसार आपको इसी से कंपेरेटिव आपको काम भी करना है। लेकिन काम आपका होता नहीं है, बीच में आपको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का भी जरूरत पड़ जाता है। अब काम कर रहे हैं, बीच में आपको दूसरा काम आ गया, रेल लाइन में जा रहे हैं, बाद में डाइवर्सन का भी काम है, तो डाइवर्सन का खर्च कौन उठाएगा? उसी लाइन पे ही जाएगा, कोई अलग से तो कोई उसका खर्च उठाएगा नहीं। अब भाई किसी का आप रोड रोक करके और काम कर रहे हैं तो डाइवर्सन का खर्च भी तो आप ही उठाइएगा, सरकार उठाएगी नहीं उसको। तो डाइवर्सन का जो रेलवे खर्च उठाएगी, इन सब के लिए अगर आप पहले से नहीं फोर्सिंग कर चुके हैं डिटेल एस्टिमेट में, जनरली डिटेल एस्टिमेट में डिटेल किया है लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज छूट जाता है, तो वैसे चीजों के लिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाना है। और उन सब का चीज पे लास्ट में है रिवाइज एस्टिमेट। तो आप जान ही रहे हैं कोई भी काम अब कितना लंबा रेलवे में चलता है, 5 साल 10 साल, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। अब तो कम समय में प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, पहले और भी दिक्कत होता था। तो प्रोजेक्ट जब लंबा चलता है तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक बार नहीं कई बार उसका रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। और जो रिवाइज एस्टिमेट बनेगा वही फाइनल डिटेल एस्टिमेट, उसी पर आपको फंड भी मिलना है। तो कहना है कि ये सब एस्टिमेट है जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। फिर कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो भी है उसमें आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बनता है उसका, दूसरा कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बनता है और तीसरा एक कंप्लीशन एस्टिमेट। तो कम इस सब चीज के बारे में शॉर्ट नोट्स में जनरली इसमें आपको कंप्लीशन एस्टिमेट के लिए आता है। कंप्लीशन एस्टिमेट क्या है और कंप्लीशन रिपोर्ट क्या है, इस तरह से बनता है। तो एस्टिमेट और रिपोर्ट इस सब चीज को आप ब्रीफली थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें टू द पॉइंट जानकारी की जरूरत है। एस्टिमेट कब ड्रॉ किया जाता है, लाइन बन जाता है तो लाइन बनने के बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, लाइन ओपन हो जाता है, तो उसके वन ऑफ द फर्स्ट 3 फाइनेंशियल हाफ ईयर्स में कंप्लीशन एस्टिमेट ड्रॉ किया जाता है। उस एस्टिमेट में क्या है, पहला कब सैंक्शन एस्टिमेट लिए थे, फिर उसका रिवाइज कब हुआ, फाइनली बुक कितना हुआ, जिस जो एक्सपेंडिचर उसमें उस दिन तक बुक हुआ, उसके बाद फिर उसमें उस दिन पर एंटिसिपेटेड फर्दर आउटले क्या है, कि अगला आने वाला समय में खर्च क्या है, आज के डेट में उसमें कमिटमेंट्स क्या है। इन सबको जोड़ने के बाद क्या बनता है कि आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा। और उसके बाद फिर आप रिटर्न जो निकाले हैं उसमें कि आप उसमें से कितना आपको रिटर्न मिलना था। तो इन सब का ब्रीफ जो बनता है, ये बना एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाला है, सैंक्शन एस्टिमेट निकालते हैं। और ये जो होता है डिफरेंस सैंक्शन एस्टिमेट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो होता है, इन सब के साथ एक रिपोर्ट बना के दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग कंप्लीशन एस्टिमेट। और वेरिफिकेशन ऑफ एस्टिमेट्स में क्या देखना है, सब जनरल पॉइंट्स है, क्या क्या चीज चेक करना है। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स, ये आपको जनरली शॉर्ट एंड नोट आता है, केवल ब्रीफली जान लीजिए कि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन क्या होता है। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, जैसे नाम से ही आपको पता है कि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। ओवररन का मतलब ज्यादा आगे बढ़ जाए। कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट निर्धारित किया गया कि 3 साल में इसको पूरा करेंगे, इसमें 3000 करोड़ खर्च है, लेकिन अब आपका लैंड जो है फंस गया, आप जिस प्रोजेक्ट के लिए सोचे थे वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करके टाइमली नहीं थी, वो प्रोजेक्ट चौथा साल में चला गया, 5वां साल में चला गया, तो नेचुरली है कि उसका कॉस्ट जो है वो एस्केलेट करता जाएगा। क्योंकि जब चौथे और 5वें साल में जाएगा तो खर्च बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं उसमें आप उसको वेरिएशन क्लॉज है रहता है कि भाई आप एक बार बात तो नहीं सकते हैं कि इसी पैसे पर आप हमेशा काम करते रहेंगे। तो चौथे से 5वें साल 6ठे साल जब काम बढ़ेगा तो उसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा। तो ये टाइम एंड कॉस्ट ओवररन बेसिकली ये समझिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को समय पे पूरा अगर नहीं हो पाता है, उसमें अधिक समय लगता है, तो उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। और ये जो कॉस्ट बढ़ते जाता है इसी को कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। चलिए ठीक है, अभी तो बहुत सारा चीजें, लेकिन अर्जेंसी सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के रूप में अक्सर पहले भी पढ़ाए होंगे या नहीं भी पढ़ाए होंगे, आप लोग पास जो भी बुक है पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जेंसी सर्टिफिकेट, अब अर्जेंसी सर्टिफिकेट सब कोई जान रहा है कि किस लिए कोई काम है, सैंक्शन एस्टिमेट हुआ ही नहीं है लेकिन फिर भी फ्लड आ गया, या फिर आपका लाइन टूट गया है, या एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या हम उसके लिए डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट ले पहले? नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, हमको अर्जेंसी सर्टिफिकेट पे काम सीखना है। अब उसके बारे में आप
बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ये कहानी के रूप में है कि एजेंसी सर्टिफिकेट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। एजेंसी सर्टिफिकेट जब सैंक्शन होगा तो उसी समय जब आता है फाइनेंस में, तो उसका काम है कि एग्जीक्यूटिव उसको जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो दे देता है कि इतने समय में आप हमको डिटेल एस्टिमेट जरूर भेजिए, और अकाउंट्स का काम है वो चेक कर लेना कि डिटेल एस्टिमेट टाइमली और सबमिट हुआ है। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स आएगा एजेंसी सर्टिफिकेट में। डिपॉजिट वर्क्स क्या है, तो रेलवे जो है अपने अलावा अपने डिवाइसेस में प्राइवेट पार्टी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लोकल अथॉरिटीज के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इन सब का भी बहुत सारा काम रेलवे के डिवाइसेस में। और उन सबको काम करने के लिए क्या है, डिपॉजिट वर्क्स है। डिपॉजिट वर्क्स है कि रेल उतना काम क्यों करेगी, लेकिन वो चाहते हैं कि रेल से रिलेटेड काम है रेल करे, तो रेल का आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रेल से काम कराना है तो उनको पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो पहले वो अपना एक प्लान देंगे कि ये मेरे पास काम है, उसका एक आउटले बताएंगे कितना उसका खर्च करना चाहते हैं। उसके बाद जब हमारे प्लान ड्राइंग जो भी उनको काम कराना है हमारे पास आएगा, तो कुछ पैसा जमा करवाएंगे उनसे कि हम उसका फिर एस्टिमेट बनाएंगे, उसको हम चेक करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे कि क्या उसमें खर्च बढ़ रहा है। फिर उसके बाद उनसे हम सैंक्शन लेंगे कि ये जो खर्च आ रहा है ये हम रेलवे से तब तक सैंक्शन करा के काम शुरू नहीं करेंगे जब तक कि आप इसका अप्रूवल दे दीजिए और पैसा डिपॉजिट कर दीजिए। अब स्टेट गवर्नमेंट का काम है तो उनसे ये नहीं कहेंगे कि पैसा दे दीजिए, लेकिन प्राइवेट बॉडी का काम है तो वो पहले पैसा जमा करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का है तो अप्रूवल देंगे कि हाँ कंसेंट देते हैं, इतना पैसा का देने के लिए तैयार है, तो फिर हम काम शुरू करेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्या है, डिपार्टमेंटल चार्जेस है कि अब रेल जो काम करेगी दूसरे का, तो रेलवे का अपना डिपार्टमेंट उस पर लगा हुआ है, तो रेलवे का सारा डिपार्टमेंट, जब जो भी डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहा है तो उसका भी खर्च तो रेल अपने ऊपर उठाएगी। तो जो भी एस्टिमेशन उसका कॉस्ट का होगा, खर्च होगा, वो खर्च चाहे स्टोर पे हो, लेबर पे हो, लैंड पे हो, जो भी उससे रिलेटेड काम होगा, उस खर्च पे 12.5% डिपार्टमेंटल चार्ज जो है वो लेवी करती है। वो सिर्फ अपना अपना जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका खर्च मीट करने के लिए एक डिपार्टमेंटल चार्ज डिपॉजिट वर्क्स का लेवी किया जाता है, उसको डिपार्टमेंटल चार्ज, और वो 12.5% में रेट चलता है। अभी इस पे शॉर्ट नोट्स आएगा कि डिपार्टमेंटल चार्ज कितना परसेंट लेवी किया जा सकता है, क्या डिपार्टमेंटल चार्ज को वेव किया जा सकता है, तो नहीं, जनरली डिपार्टमेंटल चार्ज को वेव नहीं कर सकते। इसमें जीएम को ही पावर है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का है वो वेव करना है, जनरली 12.5% रेल का एक नियत है कि इतना पैसा खर्च हमको आता है, और वो जो आपका टोटल कॉस्ट है उसमें 12.5% डिपार्टमेंटल चार्ज लेवी किया जाता है। इस तरह मेजरमेंट बुक वगैरह है, इंजीनियरिंग का सबसे मेन चीज है। अभी सब चीज का सिंपल से कहानी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेन करेगा, उसमें डायरेक्ट एंट्री होगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, जो भी बिल पास होगा उसमें इसका एंट्री होगा। इस तरह से मेजरमेंट बुक सिंपल सा है, पढ़ लीजिए, 10 पॉइंट में है, शॉर्ट नोट्स में आता है तो लिख लीजिए। इसी तरह से आपका और भी बहुत सारी चीजें, टेंडर है, स्टैंडिंग अर्नेस्ट मनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, टेंडर सिस्टम में बहुत सारा है, टू पैकेट सिस्टम भी है। तो ये सब चीज आप जनरली पढ़कर भी समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा नया मैं आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। जनरली क्या है कि आप नए हैं रेल के लिए, बहुत सारा काम नहीं जानते हैं, हम भी जो फील्ड में काम कर रहा है उसी फील्ड के बारे में जानते हैं। हम भी आपको जो है किस नॉलेज से ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको टू द पॉइंट आज के डेट में नहीं बता सकते कि आज इसका ये रेट है वो रेट है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में जो नेचुरली जो काम कर रहा हो उसको अप टू डेट जानकारी है। लेकिन जो ट्रैफिक बुक्स में काम कर रहा हो उसको टू द पॉइंट आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये प्रिंसिपल जो कि आपको जानना जरूरी है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, ये आप खुद भी पढ़िएगा तो भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए विशेष मेहनत करनी होती है, लेकिन हाँ, जब तक एग्जाम है तब तक 2-3 घंटा सीरियसली उसको जरूर पढ़िए। ठीक है दोस्त, यही पर हम कंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। इतना समय तक धीरज से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है, मैं यही ट्रैफिक बुक्स हाजीपुर में हूँ, अगर कोई जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप से या ऐसे भी फोन से कांटेक्ट कर सकते। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you all. We are ending the third session today. Please fill the feedback form for all the 3 sessions. Thank you.